जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं आपको साथ में बता दूं कि अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो तो आज की जो क्लास है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आज प्रश्न है वो आप देखेंगे कि कुछ कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे चलते हैं अपने क्लास की तरफ। उससे पहले एक बार नज़र करेंगे, ये मेरे वो भाई बहन हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। यहाँ पे देखो रमनदीप कौर कह रहे हैं सर पीडीएफ फ्री डाउनलोड होगी। हाँ भाई, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिला करेगी। इट्स मीनू कमेंट कर रही हैं। और यहाँ पे अपना खंडवा चेतन भैया कह रहे हैं थैंक यू सर। भाई चेतन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोगों का सपोर्ट ही है ये। और देखो यहाँ पे नीरज कुमार कह रहे हैं किसी का आंसर कर रहे हैं, ये कुंदन भैया हैं, पीयूष हैं, उमेश कुमार हैं, और यहाँ पे अजरुद्दीन भैया हैं, पीयूष भैया हैं, और यहाँ पे संदीप दुबे हैं, योगेश भैया हैं, अभिराज हैं, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे वर्मा जी हैं, अंकित गुजर हैं, और आर्यन अयान कुमार, और रोशनी चौहान, और यहाँ पे सृष्टि हैं, और हिमांशु पटेल हैं, और जयंत सिंह हैं, और रुस्तम कुमार हैं, सीमा कुमारी हैं। सर आज लाइव क्लास क्यों नहीं आई? 9 बजे हम वेट कर रहे थे। पता है लाइव क्लास में ना थोड़ा सा एरर आ रहा है ना, सही से चल नहीं पा रही थी, उस वजह से लाइव क्लास को नहीं किया मैंने। और आज मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे देता हूँ। और यहाँ पे देखो शिवानी शुक्ला है, और बहुत सुपर क्लास है गुरु जी, बस आप जो आंसर देते हैं उन लोगों का नाम लिया कीजिए। अच्छा तो भाई आंसर देते हैं, मैं सभी का नाम लेता हूँ। सबीना है, पिंटू भैया हैं, एस राहुल यादव, और सचिन भैया हैं। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये एक नाराज़गी है। अजय सिंह शास्त्री, हेलो भाई, गुड बाय। आज वाली वीडियो में भी आपने मेरा नाम नहीं लिया, ओके अनसब्सक्राइब बाय। मैंने कहा सुनो सॉरी भाई, कल लाइव क्लास में पक्का ध्यान नहीं रहा भाई, सॉरी, कल याद से मतलब नाम ले लूँगा। और यहाँ पे फिर भैया ने बोला बस भाई अब नहीं चाहिए। तो बिल्कुल भाई, और देखो अजय भैया का जो गुस्सा था, फिर मैंने इन्हें कॉल किया है ना, फिर मैंने कॉल किया, मैं बताया भाई सॉरी मुझसे गलती हो गई, ध्यान नहीं रहा, या फिर इन्होंने कमेंट नहीं किया होगा है ना, तो मैंने नाम नहीं लिया। तो अजय भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखो अब हमारे जो प्रश्न हैं, अब लगातार हम प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पे देखो पहले ही प्रश्न हमारा है कि भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पहले तो पेन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा है भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ये देखो करंट का क्वेश्चन है आपका, और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बड़ोदरा में किया गया है, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में, है ना। बड़ोदरा कौन से राज्य में पड़ता है? गुजरात में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल गुजरात जो है सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे है 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखो दोस्त, मैं आपको बताऊं ये हमारे आगामी खेल हैं, है ना। ये कब होगा? तो आपको पता ओलंपिक खेल 4 वर्ष बाद होते हैं, तो मतलब अभी जो पेरिस में हुआ था, है ना, तो वो 33वें थे, और ये कब? 2024 में हुआ था। तो यहाँ पे 34वां जो है वो 2028 में होगा, है ना। लेकिन कहाँ पर होगा? तो मैं आपको बता दूं लॉस एंजिल, ऑप्शन सी। ये कहाँ पड़ता है भैया? ये याद रखना, ये अमेरिका में पड़ता है ना। कहाँ पर? अमेरिका में। तो 2028 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे वो आपके अमेरिका में होंगे। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपके 35वें खेल होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। जो 35वें होंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल वो आपके ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो ये भी 4 वर्ष बाद, मतलब यहाँ पे +4 कर दोगे तो मतलब 2032 में। तो ये देखो याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से टेम्पल 360 पोर्टल किस से संबंधित है? टेम्पल 360 पोर्टल जो है वो किस, देखो जितने भी भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं और पोर्टल हैं वो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है टेम्पल 360 पोर्टल, ये हो जाएगा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से। ये पता क्या है? ये है ऑनलाइन धार्मिक स्थलों का जो इस धार्मिक स्थल है उनका ऑनलाइन दर्शन, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रखेंगे।
और केंद्र सरकार से आपका वो क्या कहते हैं डिजी क्लेम है ना, एक पोर्टल है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम नेपा की घोषणा कब हुई। देखो भाई ये आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो याद रखना दिसंबर 1969। दिसंबर 1969 मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम पूछा गया है 1969, ठीक है ना, तो आप बता देंगे बहुत ही ईजी तरीके से। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है किस राज्य सरकार ने राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है। तो भैया किस राज्य सरकार ने राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है, तो वो राज्य कौन सा है यहाँ पे, तो आप क्या बताएंगे, याद रखना वो है अपना उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे ये पता है ये क्या है, विशेष शिक्षा जोन मतलब कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये चलाया गया है, ठीक है ना, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये चलाया गया है, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे पूछा गया है ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। पहले तो आप मुझे ये बताना, देखो आज आपके लिए एक HW में देता हूँ कि ग्रैमी पुरस्कार जो है वो किस फील्ड में, किस क्षेत्र में दिया जाता है ना, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यहाँ पे ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे पंडित रविशंकर। कौन थे, पंडित रविशंकर। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, इन्हें कब मिला था ग्रैमी पुरस्कार, तो वो भी याद रखना। देखो नोट्स बना रहे हो ना, तो ये चीज़ें नोट करते हुए चलो। यहाँ पे सही जवाब आपका 1968 हो जाएगा। कब मिला था, 1968 में। ग्रैमी पुरस्कार की जो शुरुआत है वो अगर आपसे पूछ ली जाएगी तो आप क्या बताएंगे, 1958 में हुई थी। कब हुई थी, 1958 में हुई थी, तो मतलब इन्हें 10 वर्ष बाद मिला था, ठीक है ना। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। भोजन का जो पाचन है, भोजन का जो पचना है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो याद रखना जब मुंह में हम भोजन को चबाते हैं बस वहाँ से भोजन का पचना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो आप आंसर करते छोटी आंत, ठीक है ना। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है दोनों प्रश्नों को। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन है, खोजकर्ता कौन है। कहने का मतलब ये है, तो उत्खननकर्ता लिखा हुआ मिले या खोजकर्ता लिखा हुआ मिले, मतलब एक ही होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन थे, तो यहाँ पे सही जवाब जो है आपका ए रंगनाथ राव हो जाएगा। तो रंगनाथ राव ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने इसकी खोज कब की थी, ये भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो आप याद रखना 1953-54 में, है ना, 1953-54 में इसकी खोज की थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा और बता देता हूँ कि जो लोथल था ना, लोथल की भी खोज इन्होंने ही की थी। रंगनाथ राव ने लोथल की भी खोज की थी, ये भी याद रखना। और जो हड़प्पा था, हड़प्पा की किसने करी थी, बताओ, हड़प्पा की खोज किसने करी थी, तो हड़प्पा की थी दयाराम साहनी ने। किसने करी थी, दयाराम साहनी जी ने की थी 1921 में। कब करी थी दोस्त, 1921 में। तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्क्रीनशॉट लेना है और नोट कर लेना अपने नोट्स पे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी। मोहनजोदाड़ो से बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई थी, है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले प्रश्न का जवाब करते हैं कि मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की जो आकृति थी वो कैसी थी, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। देखो यहाँ पे सही जवाब आपका आयताकार होगा। क्या होगा, आयताकार। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको क्या क्या मिला था।
एक तो मंदिर जैसा महल मिला था, और पशुपतिनाथ की जो मोहर थी वो मिली थी, और नर्तकी की मूर्ति मिली थी, नर्तकी की नाचती हुई मतलब महिला की मूर्ति मिली थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई है वो किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने। किसने करी थी? आर.डी. बनर्जी ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कब करी थी, तो वो भी याद रखना 1922 में करी थी। और जो मोहनजोदाड़ो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वो भी याद रखना भैया, सिंधु नदी के किनारे स्थित है ना। और मोहनजोदाड़ो को वो भी बोला जाता है क्या? मृतकों का टीला, है ना। मृतकों का टीला भी मोहनजोदाड़ो को बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? भैया यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का जो स्थान है वो क्या है? तो देखो, पहला तो ये करंट का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको याद रखना है जो भारत का स्थान है वो 79 है ना। 79 79 है। और देखो 69वां जो स्थान है ये नेपाल का है। किसका है? नेपाल का है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो ये जो होता है इसमें कितने देश शामिल होते हैं, कितने देश शामिल हैं, ये भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें 142 देश शामिल होते हैं। कितने? 142 देश शामिल होते हैं, जिसमें भारत की 79वीं रैंकिंग है और 69वीं नेपाल की है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है पनामा नहर निम्नलिखित में से किन महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर निम्नलिखित में से किन महासागरों को जोड़ती है? देखो ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। और यहाँ पे आपको बिल्कुल सही जवाब करना है। तो आप क्या बताएंगे? याद रखना प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी जो यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन बी प्रशांत अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। यहाँ पे उल्टा घुमा के लिख दिया, लेकिन जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ आंसर वही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। पनामा नहर की जो लंबाई है वो कितनी होती है ना। प्रश्न बन सकता है, पूछा भी जा सकता है। तो याद रखना भैया 82 किलोमीटर, मतलब कि 82 किलोमीटर, ये 2 लिखा है, ठीक है ना। कितनी है? 82 किलोमीटर। पनामा नहर को कब खोला गया था? तो याद रखना इसे खोला गया था 15 अगस्त 1914। हाँ सही है, 15 अगस्त 1914 को इसे खोला गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसके साथ में चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भाई देखो, भारत जो हमारा है वो तो पहले नंबर पे आ जाएगा, है ना। फिलहाल अभी तो पहले नंबर पे जो 2011 की जनगणना उसके अनुसार तो चीन है भाई, है ना, उसके अनुसार तो चीन है। लेकिन अब जो हमारा भारत है वो लगभग जनसंख्या मामले में पहले स्थान पे आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का पूछा गया है, तो पाकिस्तान का हम बताएंगे इनमें से कोई नहीं। आप बताइएगा कौन सा स्थान है? तो याद रखना 5वां स्थान है। कौन सा? 5वां स्थान है, ये आप याद रखना। देखो पहले चीन, फिर भारत, USA और फिर वो आता है इंडोनेशिया, है ना। फिर इंडोनेशिया के बाद 5वां जो स्थान है वो है पाकिस्तान का। तो ये आप विशेष रूप से याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि में पाकिस्तान का कौन सा स्थान है बताओ? क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि में आपको ध्यान रखना है 33वां स्थान है। कौन सा? 33वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में कौन सा स्थान है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारतीय आय में सर्वाधिक जो योगदान है वो किस क्षेत्र का है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? रेलवे, बैंकिंग या विनिर्माण? तो यहाँ पे याद रखना भैया विनिर्माण। कौन से क्षेत्र का? विनिर्माण क्षेत्र का। जब इसको मैं आपको बताऊं, पहले जब मैं इसे पढ़ता था क्वेश्चन को विनिर्माण, तो मैं ये सोचता था कि विनिर्माण होता क्या है यार। मैं आपको बताऊं, देखो इसके अंतर्गत आता है आपका जैसे कि हस्तकला है ना। हस्तकला से लेकर
आपके औद्योगिक उत्पादन, जो कंपनियों वगैरह में आइटम बनते हैं ना, औद्योगिक उत्पादन तक के, मतलब जो उच्च तकनीकी तक की हों, ठीक है ना, मतलब उच्च तकनीकी तक की जो होते हैं वो औद्योगिक उत्पादन, जैसे कि आपका जो भी कंपनियों के अंदर बनता है वो सब आपके विनिर्माण क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये आपको ध्यान रहेगा, मुझे उम्मीद है, और आपने नोट भी किया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति जो आय है वो सबसे अलग है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसका आंसर कर दिया होगा। और यहाँ पे जो लेटेस्ट हमारा आंसर है वो हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, अगर जो सबसे समृद्ध राज्य हैं, अमीर राज्य, अमीर बोल सकते हैं, वो याद रखना, एक तो आपका दिल्ली हो जाएगा, दूसरा आपका हरियाणा हो जाएगा, 4 मैंने लिख दिया, और तीसरा आपका तेलंगाना हो जाएगा। ये पहले ही ऑलरेडी मतलब कि अमीर वाली श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। और अगर गरीब राज्य की श्रेणी में गिना जाए तो देखो, बिहार भी आता है ना, बिहार आ जाता है, उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा, और असम भी आता है, और भी राज्य हैं जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ये आपको वो इम्पोर्टेंट बता दी, क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो बिहार ही ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है ना। सबसे गरीब उसमें जो है बिहार ही आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, यहाँ दिया है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? मतलब कि कौन से गेज का प्रयोग करती है? गेजों की जो चौड़ाई होती है दोनों पटरियों के बीच में, वो कितनी होती है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पे एक तो बहुत आसान है कि ये सभी इसका आंसर आप कर दोगे, लेकिन अगर आपसे ब्रॉड गेज की चौड़ाई पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे? मीटर में चलो बता दो। तो मीटर में याद रखना 1.67 मीटर है ना, 1.67 मीटर। मीटर गेज तो सीधी सी बात 1 मीटर का ही होता है ना, कितना? 1 मीटर का ही होता है। नैरो गेज जो है, नैरो गेज का याद रखना, ये सेंटीमीटर में होता है, 76.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। और एक गेज और चलता है जो कि उसे बोल सकते हैं जो रेलवे है ना, दिल्ली मेट्रो रेलवे, उसका स्टैंडर्ड गेज है ना मेट्रो का, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, और इसके साथ में चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया, पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत वृद्धि की है? पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? आपका क्या होगा सही जवाब? तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद कर रहा था, आपने बता भी दिया, 4%। क्या बताया? 4%। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। पहले कितना था? 38 था, उसे 4% अगर बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 42 हो जाएगा, है ना। जो प्रेजेंट टाइम है महंगाई भत्ता वो 42% मिलता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो, यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? देखो भैया, खेल से संबंधित खिलाड़ी और उनसे संबंधित जो स्टेडियम ग्राउंड वगैरह हैं वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे ईडन गार्डन पूछा है, लेकिन 70वां क्वेश्चन है। देखो, मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा और यही कहूँगा कि देखो, आज ना सुबह का टाइम है, और मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो। जो भी कान इस टाइम मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस बार सभी को 100% सफलता मिलेगी, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप जो चाहते हैं वो आप हासिल करेंगे अपने जीवन में। और आप भी अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो एक बार। जो भी मेरे नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप मुझे दोबारा सुन सकें, देख सके, है ना। हो सकता है अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली बार ये वीडियो आपको ना भी देखने को मिल पाए, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना जब सब्सक्राइब करो। और अगर आप अपने भाई की हेल्प करना चाहते हैं तो थोड़ा सा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। अब देखो, यहाँ पे ईडन गार्डन पूछा गया है। अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। और याद रखना, जो ईडन गार्डन है ना, ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और दिल्ली में तो वो है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, है ना। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है वो आपका दिल्ली में हो जाएगा। और आपका जो मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम, है ना, वानखेड़े स्टेडियम आपका मुंबई में हो जाएगा। रूप सिंह स्टेडियम जो है वो ग्वालियर में है।
है, ये भी याद रखना। ग्रीन पार्क के स्टेडियम है जो कि कानपुर में है, तो ये भी आप याद रखना। तो इस तरीके से सभी स्टेडियम भी आपको एक बार याद कर लेने हैं, क्योंकि पेपर के अंदर कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। और देखो दोस्त, यहाँ दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, कहने का मतलब ये है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आपने राइट आंसर कर दिया होगा इसका। झारखंड। कहाँ मनाया जाता है दोस्त? झारखंड। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। असम में तो आपका बिहू पूछा जाएगा, है ना। सबसे ज़्यादा बार एक बिहू पूछा जाता है और एक ये सरहुल पूछा जाता है। बिहार से आपकी छठ पर्व भी पूछ लिया जाता है ना, बिहार से, तो वो भी आप याद रखना। और तमिलनाडु से बताओ, तमिलनाडु से पोंगल पूछा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, है ना। तो ये सब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है जिब्राल्ट जलडमरू माध्य निम्न में से किसको अलग करता है। जिब्राल्ट जलडमरू माध्य निम्न में से किसको अलग करता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपने आंसर कर लिया होगा अपना। मैच करिए आंसर को, स्पेन एवं मोरक्को। स्पेन एवं मोरक्को, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू माध्य अलग करता है ना। पाक जल डमरू माध्य जो है, यहाँ पे पता है, जब जो नए दोस्त होंगे, जब पाक जल डमरू माध्य पूछा जाता है और ऑप्शन में भारत पाकिस्तान दे दिया जाता है, तो वो उसी को टिक कर देते हैं। याद रखना भैया, पाक जल डमरू माध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पे ब्रिटेन एवं फ्रांस दे रखा है, तो ब्रिटेन एवं फ्रांस को वो करता है डोबर जल डमरू माध्य, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था। भाई अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान जो था वो कौन था, तो यहाँ पे क्या बताओगे, मीर बख्शी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। देखो इस प्रश्न में ना, मैंने इसे गूगल पे काफ़ी चेक भी किया, लेकिन इसमें एक डाउट पता क्या था, इसे स्टार्ट किया गया था 2008 में, ठीक है ना। फिर इसे पुनर्स्थापित किया गया था, थोड़े से हल्के फुल्के चेंजमेंट किए गए 2019 में, है ना। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी, तो भैया 2008 और 2019, ठीक है ना। लेकिन इसका जवाब जो है 2008 भी अगर आप करते हैं तो भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसलिए इसका आंसर सी बताऊंगा, क्योंकि अगर दोस्त कहीं बाई चांस आपसे 2019 ऑप्शन में दे दिया तो आप क्या करेंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 2019 में थोड़ा सा चेंजमेंट करके पुनर्स्थापित कर दिया गया था इसे, और वैसे ये 2008 में, है ना। और देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ से तो बस इतना बहुत है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। देखो भैया ये करंट के आपको विशेष रूप से याद रखना है, ये रूस के कजान में किया गया था। कहाँ पर? रूस के कजान में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये कब से कब तक चला था, तो याद रखना भैया ये 22 से 24 अक्टूबर तक चला था। 24 अक्टूबर तक, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 2024 की बात है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। और कहते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। अबे भाई जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है ना। सोचते सब है कि आज सुबह 5 बजे उठूंगा, 4 बजे उठूंगा या 3 बजे उठूंगा और वर्कआउट करूंगा, दौड़ने जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा। लेकिन दोस्त जब सुबह के 5 बजते हैं ना, तो उस टाइम एक जंग होती है हमारी, किसके साथ में? हमारे मन के साथ में। हमें ऐसा लगता है यार लेटे रहो, कहाँ उठोगे, है ना। और उस टाइम अगर आपने अपने मन को कंट्रोल में किया और आप उठ के अगर बाहर चले जाते हैं, टहल के आते हैं, एक्सरसाइज करके आते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा,
है ना। और मैं आपको बताऊं, कल मैंने रिकॉर्डेड क्लास दे दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आज से आपको कोशिश करूंगा कि कभी रिकॉर्डेड क्लास मुझे ना देनी पड़े, मतलब कि जो पुरानी प्रीवियस क्लास है वो ना देनी पड़े। और देखो आप दिया है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती हैं। देखो हृदय से शरीर की तरफ अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, तो आप बता देंगे भैया धमनियाँ, है ना। तो आप क्या बताएंगे, धमनियाँ। और अगर आपसे यहाँ पे घुमा के पूछ लिया जाता कि शरीर से हृदय की तरफ, शरीर से हृदय की तरफ रक्त ले जाने वाली वाहिनी को क्या बोलते हैं, तो उसे सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, सिरा बोलते हैं। तो ये भी याद रखना। और देखो हृदय की जो धड़कन का नियंत्रक होता है वो कौन होता है, याद रखना भैया, पेस मेकर होता है। कौन होता है, पेस मेकर होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग पूछा गया है कि किसके काटने से होता है। तो याद रखना भैया, ये होता है कुत्ते के काटने से। अरे इसे वो भी तो बोलते हो ना, रेबीज। ये हाइड्रोफोबिया जो है ना, इसे रेबीज भी बोल सकते हो, है ना। तो रेबीज भी आप याद रखेंगे। किसके काटने, अगर रेबीज लिख देता आप तुरंत बता देते कुत्ता, हाइड्रोफोबिया लिखा तो आपको याद रहेगा कि हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। और देखो ये विषाणु द्वारा होता है, किसके द्वारा, विषाणु द्वारा होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, विषाणु द्वारा होता है। और दूसरा देखो, विषाणु की जो खोज है, विषाणु की जो खोज है वो भी पूछा जा सकता है किसने की थी। तो आप क्या बताओगे, इवेनोवा वस्की था, इनोवा वस्की, है ना। नाम मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, लेकिन इवेनेवस्की, है ना, लंबा नाम था, इनोवेवस्की। और देखो विषाणुओं का जो अध्ययन है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे याद रखना, वायरोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, ध्वनि की गति निम्न में से किस में धीमी होती है। ध्वनि की गति इनमें से आपको बताना है कि किस में धीमी होती है, कम होती है। तो याद रखना भैया, कम तो होती है गैस में। किस में होती है, गैस में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हम सही जवाब कर देंगे। अगर यहाँ पे ज़्यादा पूछ लिया जाता तो आप क्या बताते। तो याद रखना भैया, ध्वनि का जो वेग है वो सर्वाधिक होता है ठोस में, है ना। सबसे ज़्यादा जो है वो किस में होता है, ठोस में होता है। तो ये भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। और देखो ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है, तो याद रखना भैया 760 मील पर घंटे, है ना। कितनी, 760 मील पर घंटे। एक मील में 1600 मीटर होते हैं। कितने, 1600 मीटर। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और हम लोग अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता भी होगा कि भाई 4 राउंड दौड़ने होते हैं जो कि 1600 मीटर होती है। तो ऐसे आप याद रखना भैया, 1 मील की दौड़ जो है वो फौज में होती है। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं। और आपका जो फिजिकल होगा इसके बाद जब आप पेपर क्वालिफाई कर देंगे तो आपको भी 1600 मीटर ही दौड़ना है, और वो भी 5 मिनट 40 सेकंड में, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ दिया है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। तो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो आप क्या बताएंगे, याद रखना भैया, वो हो जाएगी कोशिका। क्या हो जाएगी, कोशिका। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने पिट्यूटरी को टिक किया था छोटी देख के, कि भैया छोटा पूछा गया, समझ आ नहीं रहा कि रचनात्मक एवं कार्यात्मक क्या है, तो आपने देखा पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है ना, टिक कर दो। लेकिन यहाँ पे ग्रंथि नहीं, यहाँ पे पिट्यूटरी जो है ना, ये कहाँ पाई जाती है, ये कान में पाई जाती है ना। तो ये भी याद रखना। फीमर जो है ये जांग की हड्डी होती है। कहाँ की, जांग की। सबसे छोटी हड्डी पिट्यूटरी और सबसे बड़ी जो है वो जांग की फीमर होती है, ठीक है ना। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, याद रखना 3 हड्डियां पाई जाती हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त, ठीक है ना। तो इसके साथ में अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो किसने की थी, कब की थी, बताइए। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, याद रखना अल्बर्ट वान कोलिकर ने की थी। किसने की थी, अल्बर्ट वान कोलिकर। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने कब इसकी खोज की थी, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो कब करी थी, 1857 में। कब करी थी दोस्त, 1857 में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस, है ना, पावर हाउस बोलते हैं ना। तो ये भी आप याद रखना।
अब देखो यहाँ पे और मैं आपको बताऊं, वल्थर फ्लेमिंग, इन्होंने किसकी खोज करी थी? याद रखना भैया, इन्होंने क्रोमोसोम की करी थी। किसकी? क्रोमोसोम की खोज की थी, क्रोमोसोम की। और क्रोमोसोम की इन्होंने खोज कब करी थी? तो वो भी याद रखना 1882 में करी थी भैया। कब करी थी? 1882 में। तो ये भी याद रखना। पोलेड ने बताओ किसकी खोज करी थी? तो पोलेड ने राइबोसोम की करी थी। किसकी? राइबोसोम की खोज करी थी। और कब करी थी? तो वो भी याद रखना 1955 में करी थी, है ना? कब करी थी? 1955 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं हमेशा कहता हूं कि बनना है तो दोस्त समुद्र बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात को नापते नापते, है ना? मैं आपको क्या बताऊं दोस्त, मुझे सब पता है, हम लोग तैयारी करने वाले बंदे हैं, है ना? हम लोगों को अभी कोई महत्व नहीं देता है, कोई वैल्यू नहीं देता है। क्यों? क्योंकि लोग ना, ये दुनिया ना, इन्हें बताने की कोशिश मत करो कि आप क्या कर रहे हो। बताओगे सुनता कोई नहीं है, समय नहीं होता सुनने के लिए। इन्हें दिखाने की कोशिश करो। दिखाने की कोशिश का मतलब आप सिलेक्शन लो। और जब आप वर्दी पहन के घर पे आएंगे ना पहली बार, वो उस दिन मैंने एक लाइन पढ़ी थी, मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, संतोष पटेल जी को, है ना? उनकी एक लाइन थी, उनकी माँ ने बोला होगा कि एक गरीबी देख तेरा मुंह काला हो गया, तू बैठी रही मेरे घर की दहलीज पर और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया। मुझे आज भी वो लाइन याद है, क्योंकि शायद ये हम लोगों की जीवन पे ना बहुत ज़्यादा सेट बैठती है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे ये लाइन याद हुई, मैंने आपको सुनाया। और देखो यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है? तो संवैधानिक स्थिति के अनुसार जो है वो खनिजों पर किसका अधिकार होता है भाई? राज्य सरकार का अधिकार होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? देखो 15 अक्टूबर 2024 की बात है, तो और वो भी तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन चुने गए हैं? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना है, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएंगे परमेश शिवमणि जी। ऑप्शन ए यहाँ पे परमेश शिवमणि जी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? मुझे लगता है कि ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और मेरे कई ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने देखते ही इसका आंसर दिया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल रट रखा होगा, है ना? कहाँ हुई थी दोस्त? चौथी कुंडलवन, मतलब कि कश्मीर में। किसके शासनकाल में हुई थी भैया? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, है ना? जिसका रेशम मार्ग पे भी कब्जा था। ये भी पूछ लिया जाता है कि रेशम मार्ग पर किस शासक का कब्जा था? याद रखना कनिष्क का था, ठीक है ना? और देखो पाटलिपुत्र में बताओ कौन सी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में यहाँ पे पूछा गया है। तो पाटलिपुत्र में याद रखना भैया तीसरी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक, सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। बताओ वैशाली में कौन सी हुई थी? तो वैशाली में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना दूसरी हुई थी। कौन सी? दूसरी। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। और पहली जो है वो आपकी राजगृह में हुई थी, है ना? राजगृह में, देखो लिख लो यार, राजगृह में हुई थी। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। ऐसे कैसे ट्रिक से याद किया था? आज कल शोक नहीं, है ना? तो ऐसे याद करा था, शोक नहीं आज कल। तो बिल्कुल दोस्त याद रखेंगे। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा एक बार। और चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं अपने अगले प्रश्न। तो यहाँ दिया है 21वें जैन तीर्थकार निम्न में से कौन थे? 21वें जैन तीर्थकार पूछे गए हैं। 24वें पूछे जाते तो महावीर स्वामी जी को आप टिक कर देते, है ना? यहाँ पे 21वें पूछ लिए तो आप क्या बताओगे? याद रखना नेमिनाथ जी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रथम कौन थे? तो प्रथम बताओ, प्रथम ऋषभ देव जी। कौन थे? ऋषभ देव जी। तो ऋषभ देव जी को भी आप याद रखेंगे, ये प्रथम थे, ठीक है ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रथम। पार्श्वनाथ जी बताओ कौन से तीर्थकार थे? पार्श्वनाथ जी, ये भाई 23वें तीर्थकार थे। और 24वें तो आपको पता ही है महावीर स्वामी जी। अजीत नाथ जी बताओ कौन से तीर्थकार बने? तो याद रखना ये दूसरे थे। देखो पहले आपके ऋषभ देव, दूसरे अजीत नाथ, और 21वें आपके प्रश्न का जवाब नेमिनाथ जी हो जाएगा। पार्श्वनाथ जी आपके 23वें हो जाएंगे। 24वें आपके महावीर स्वामी जी हो जाएंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बचा होगा जो आपको ना समझ आया हो। अगर ऐसा कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलना। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्त।
और क्योंकि वहाँ से आपको जो PDF है ना वो बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएंगी, लगभग 50 PDF उधर हैं और जिसमें सब में 50-50 क्वेश्चन है। अब आप इंटू कर लेना कितना क्वेश्चन बना जाके, एक बार देख लेना सभी को, आपको मैं बताऊँ बहुत हेल्प हो जाएगी। तो टेलीग्राम आप एक बार जरूर ज्वाइन करना, और जिसके लिंक अगर आपके पास ना हो तो मुझे बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा, ठीक है ना। आप कमेंट करेंगे तो मैं रिप्लाई में आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे देखो पूछा गया है अंडमान निकोबार में स्थित हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है। तो हैवलॉक द्वीप का नया नाम पूछा गया है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। तो याद रखना भैया, इसका जो नया नाम है ना वो क्या हो गया है, स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बी टिक कर देता हूँ। ऑप्शन बी तो आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। डॉक्टर अंबेडकर, याद रखना वो जो पहले हरिजन शब्द था ना, हरिजन शब्द, ऐसे मैं बताऊं, देखो हरिजन शब्द था, इसे दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह पे डॉक्टर अंबेडकर इसे बदल दिया और डॉक्टर अंबेडकर कर दिया गया। तो आप ये ध्यान रखेंगे। और इसके साथ में दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सॉरी, देखो हाँ दिया है, निम्न में से किस तिथि को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस यहाँ पे पूछा गया है, तो आप क्या बताओगे। देखो दोस्त, देखो सही जवाब करना है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने कर दिया होगा। 23 जनवरी बिल्कुल सही जवाब। 16 जनवरी को बताओ क्या मनाते हो। 16 जनवरी को याद रखना भैया, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है ना, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस बताया था ना। 25 जनवरी को बताओ, तो याद रखना राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस है ना। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। और देखो यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, वो भी आप याद रखेंगे, है ना। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट डेटे हैं, ये आपको याद रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, नोट कर लो, करंट का क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, क्योंकि नोबेल पुरस्कार वो भी 2024 का हांगकांग, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसके साथ में चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। G20 समूह की स्थापना कब हुई थी। G20 समूह की स्थापना मैंने उस दिन बताया था ना, G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20। जी का मतलब है ग्रुप, ठीक है ना, जी का मतलब क्या है, ग्रुप। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1999। कब हुई थी, 1999, ऑप्शन सी। मुख्यालय इसका कहाँ है बताओ, इसका मुख्यालय कहाँ, जो बताएगा एक समोसा मेरी तरफ से। मैं बताऊं, इसका मुख्यालय कहीं नहीं है, इसका मुख्यालय कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अब देखो जो इसमें कौन कौन से, देखो 19 तो देश हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, इसमें 19 तो देश हैं। एक जो है वो यूरोपीय संघ है, क्या है, यूरोपीय संघ है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, बिल्कुल सही जवाब करना। देखो दोस्त, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने आंसर बिल्कुल राइट किया होगा। 1917, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 1918 में तो वो हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, है ना, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में। और 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन। सॉरी, माफ़ी चाहते हैं थोड़ा सॉरी। देखो 1919 में खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। देखो ये आपका HW है। परसों जो क्लास हुई थी हम लोगों ने बहुत ही इजी तरीके से, मैंने सिलोन का भी बताया था और अयोध्या का भी बताया था आपको, है ना, और उज्जैन का भी बताया था। तो ये सब आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो इसका आप आंसर जरूर करेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है।
तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। बेटा देखो ये चीज़ें अपनी मजबूत कर लो, ठीक है ना। ये प्रश्न इस तरीके के पूछे जाएंगे। देखो यहाँ से एक राष्ट्रपति जी का निर्वाचन भी लिया गया है। राष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन है वो भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है, ये भी ध्यान रखना। आपातकालीन उपबंध जो हैं वो जर्मनी के संविधान से दिए गए हैं, जो कि आपके 352 से 360 तक आते हैं, है ना, नेशनल इमरजेंसी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सोवियत संघ से आप बताओ, सोवियत संघ से क्या लिया गया था? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, क्या? मूल कर्तव्य, है ना, मूल कर्तव्य। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्त। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक के तट को क्या कहते हैं? मतलब कन्याकुमारी तमिलनाडु, ये राज्य लिख दिया ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्नाटक से तमिलनाडु तक के तट को क्या कहते हैं, या मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को क्या कहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना भैया, मालाबार तट, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। क्या? मालाबार। ये आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे जो कोरोमंडल तट दिया है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखना भैया, ये तमिलनाडु से स्टार्ट हो जाओ और इधर आ जाओ आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश। कोंकण तट जो है, कोंकण तट, ये बताओ कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखना भैया, ये गुजरात से, गुजरात जी लिख देता हूँ, गुजरात से गोवा तक। तो ये भी आप याद रखना। मतलब गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कब कराया था बताओ? दिमाग में आ गया अचानक? 1961 में, ठीक है ना। ये भी देखो याद रखना, हो सकता है कि मुझे याद आया तो पेपर में कहीं आपसे पूछ भी लिया जाए। और देखा दिया, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? तो याद रखना भैया, यहाँ पे जो आपका बिल्कुल सही जवाब है वो हो जाएगा 700 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी। 700 अरब डॉलर यहाँ पे लिखा है, याद रखना, डॉलर मतलब अमेरिकी डॉलर, ठीक है ना। 700 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न। तो यहाँ दिया है, निम्न में से पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है। पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल क्या है? तो मैं इसके साथ में आपको बताऊँ, प्रश्न का जवाब तो आप लोगों ने कर दिया होगा, बाद में कि मैं भी अभी आपको बताऊंगा, सिर्फ 1 मिनट दूंगा। मैं आपको बताऊं कि अब आपको आर्मी, कोई अगर आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है मेरा दोस्त, ठीक है ना, आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, गारंटी के साथ अगर आपको जीएस में कोई भी दिक्कत आ रही हो, जीके जीएस में कोई भी दिक्कत आ रही हो ना, आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मैंने अभी जो मैं बताऊं, इससे पहले मतलब कि जो फर्स्ट पेपर हुआ था ना आर्मी अग्निवीर का, मैंने क्वालिफाई किया था दोस्त फर्स्ट टाइम में ही, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं कि अगर जीके जीएस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे साथ जुड़ जाना। और मैं आज तो थोड़ा बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहा हूं, कल से आपको आर्मी अग्निवीर की भी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिला करेगी, ठीक है ना। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिला करेगी। और देखो यहाँ पे जो हमारे प्रश्न का जवाब है वो क्या हो जाएगा, याद रखना, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बिल्कुल ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भाई जब हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र हुआ था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे याद रखना जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल जेबी कृपलानी जी सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे दिया है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? देखो लागू किया गया और अंगीकृत किया गया अलग अलग है, आंसर भी अलग अलग है। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि क्या होगा सही जवाब, कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो याद रखना 26 नवंबर 1947 या 49। अब कुछ दोस्त 47 कह रहे हैं, कुछ लोग 49 कह रहे हैं, सही जवाब आपका 49 होगा, ठीक है ना। और लागू 26 जनवरी 1950, ये तो आपको पता ही होगा। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है?
तो भैया ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं, आप इसे लिख लेना, किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अनुच्छेद 44 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। 17 तो आपको पता ही होगा भाई, अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित है ना। और 32 भी आपको पता होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है ना। अगर किसी का मूल अधिकार जो मूल कर्तव्य आपके खतरे में आ जाए, सीधा चले जाओ कोर्ट, भाई मेरी रक्षा करो, है ना। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और देखो यहाँ दिया है सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। सांसदों के वेतन का जो निर्णय है वो कौन करता है, तो भैया संसद ही करती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ दिया संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है। संसद के सदनों को बुलाने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे होंगे। तो याद रखना भैया, यहाँ पे जो सही जवाब है ना वो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति जी, है ना। आपने भी यही आंसर किया, मैच कर लिया, आपका सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। देखो अभी तक कितनी बार हुई है, 3 बार, है ना। कब हुई है, 3 बार हुई है। पहली बार यहाँ पे पूछा गया है ना, तो पहली बार याद रखना भैया 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। क्यों हुई थी, तो वो भी याद रखना भैया, जो चीन है ना, चीन इसने भारत पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि ये तो इतिहास में लिखा हुआ है कि आज तक भारत ने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया है। भारत ने किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है ना। चीन ने भारत के ऊपर अचानक आक्रमण कर दिया। उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। तो आप ये भी याद रखेंगे। और ये फिर 10 जनवरी 1968 तक इमरजेंसी लगी रही। कितना, 26 अक्टूबर 1962 से लेके 10 जनवरी 1968 तक। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो किस फसल पे पड़ा था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्त देखो, सबसे ज़्यादा जो है वो गेहूं पर पड़ा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेहूं हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ दिया है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है। तो याद रखना भैया, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 90%, ऑप्शन बी। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकूंगा। देखो दोस्त, आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, आप लोग मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए पहले तो सभी को भाई दिल से धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है ना। और आप लोग एक बार जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और अगर आप बाकी में मेरी हेल्प कर रहे हो, देखो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आप लोगों ने शेयर करना कम कर दिया है, ये मुझे पता है, ठीक है ना। आप लोगों ने शेयर करना कम कर दिया है। दोस्त थोड़ा सा यार शेयर कर दो क्लास को अपने दोस्तों के साथ में। और मैं आपको मिलूँगा कल इसी टाइम ऐसे ही प्रश्नों के साथ में। और कल आपको आर्मी अग्निवीर की भी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।